इसमें बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। तो पहला क्या था, एक्ट विच कंट्रोल द एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स। सर्टेन ड्रग्स की एडवर्टीजमेंट को कौन सा एक्ट रोकता है? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1955। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1955 ये जो है सर्टेन ड्रग्स की एडवर्टीजमेंट को रोकता है, कंट्रोल करता है। द एडवर्टीजमेंट ऑफ द ड्रग मैंशन इन शेड्यूल जे इज़ प्रोहिबिटेड। जो एडवर्टीजमेंट है ड्रग्स का जो मेंशन है शेड्यूल जे में वो प्रोहिबिटेड होती है। एडवर्टीजमेंट जो है ड्रग्स का जो मेंशन है शेड्यूल जे में वो प्रोहिबिटेड होती हैं। whoever contravenes any of the provision of the drug and magic remedies objectionable advertisement act 1954 is punishable up to the maximum imprisonment of 1 year। कि इसमें से क्या प्रोविजन ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शन एक्ट 1954 पनिशेबल, अगर कोई करता है तो उसे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 1 साल की होगी अगर वो उसकी एडवर्टीजमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज। ऑल ऑफ दीज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इंक्लूड कौन कौन से डिजीज में कर सकते हैं? ड्रॉपसी, डायबिटीज़, ब्राइट्स डिजीज़। ड्रॉपसी, डायबिटीज़, ब्राइट्स डिजीज़ तीनों में से किसी में भी करोगे तो सज़ा मिलेगी। As per the Drugs and the Magic Remedies Act 1954, which of the disease, disorder and condition cannot be claimed to be cured? All of these: goiter, gangrene, glaucoma। ये जो आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 है, इसमें इन तीनों बीमारियों में क्योर नहीं क्लेम किया जा सकता, goiter, gangrene और glaucoma। Publications of the advertisement is prohibited that refers to the use of any drug for the treatment of all of these: cancer, plague, tuberculosis। एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड होगी कि कोई भी ड्रग इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, कैंसर, प्लेग और ट्यूबरक्लोसिस का। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड। ब्लाइंडनेस का क्योर ये एडवर्टीजमेंट है प्रोहिबिटेड, ये इसका एडवर्टीजमेंट करना प्रोहिबिटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट्स द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। इसमें से कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। talisman, mantras and kavach comes under मैजिक रेमेडीज। ठीक है, talisman, mantras and kavach ये मैजिक रेमेडीज के अंतर्गत आते हैं। Anyone who contravenes any provisions of the Drug and Magic Remedies Act shall on first conviction be liable of 6 months of imprisonment or fine or both। अगर कोई भी ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट को तोड़ता पाया गया पहली बार तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज़, जो ऑब्जेक्टिव क्या है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का, वो है प्रोहिबिट करना सर्टेन टाइप का एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडीज विच फॉल्सली क्लेम्स एंड मिसलीड पब्लिक। ठीक है, प्रोहिबिट करना जो ऑब्जेक्टिव है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का, ये प्रोहिबिट करना सर्टेन टाइप का एडवर्टीजमेंट जो कि रिलेटेड है मैजिक रेमेडीज से, जो कि फॉल्सली क्लेम करता है और मिसलीड करता है पब्लिक को। ठीक है, विच अथॉरिटी इज कम्पिटेंट अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 टू फ्रेम द रूल्स फॉर कैरिंग द पर्पज ऑफ एक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी अथॉरिटी जो होती है वो कॉम्पिटेंट होती है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के अंतर्गत? कौन सी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होती है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 कि वो फ्रेम करे रूल्स को और कैरी करे पर्पस एक्ट का? सेंट्रल गवर्नमेंट पर कॉम्पिटेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कॉम्पिटेंट होती है अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट रूल्स को फ्रेम करने के लिए और पर्पस को कैरी करने के लिए। रूल्स को फ्रेम करने के लिए पर्पस को कैरी करने के लिए ये जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कॉम्पिटेंट होती है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पे। ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम विच रूल्स एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय ड्राइविंग पावर फॉर्म जो कि रूल्स करता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय ड्राइविंग पावर फॉर्म विच रूल्स एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955।
Section 9 of the National List of Essential Medicine is specifically about एंटी पार्किंसनिज्म मेडिसिन। ठीक है, सेक्शन 9 जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का, NELEM सेक्शन 9 जो है NLEM का, वो स्पेसिफिकली किसके लिए है? एंटी पार्किंसनिज्म मेडिसिन के लिए है। सेक्शन 9 जो है NLEM का, सेक्शन 9 जो NLEM का वो स्पेसिफिकली है एंटी पार्किंसनिज्म मेडिसिन के लिए। अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955, which form provides information permission for determining or revising the prices of a prescribed bulk drug, form first। अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955 के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म वो है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन परमिशन फॉर डिटरमाइनिंग और रिवाइजिंग प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग, प्राइसेस ऑफ अ प्रेस्क्राइब्ड बल्क ड्रग्स। फॉर्म फर्स्ट जो होता है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन परमिशन और डिटरमाइन करता है रिवाइजिंग द प्राइस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बल्क ड्रग। ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल 1955 के अंतर्गत। टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाईज ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। ठीक है, मेंटेन करना और इंक्रीज करना सप्लाई बल्क ड्रग की और फॉर्मुलेशंस। ठीक है, मेंटेन करना और इंक्रीज करना सप्लाई बल्क ड्रग की और फॉर्मुलेशंस को, मेंटेन करना इंक्रीज करना सप्लाई बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशंस की सप्लाई को मेंटेन करना और इंक्रीज करना, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 का। एज पर द प्रोविजन ऑफ DPCO द प्राइस फिक्स्ड फॉर द फॉर्मुलेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सीलिंग प्राइस। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ DPCO के प्रोविजंस के तहत, एज पर द प्रोविजन ऑफ DPCO के प्रोविजंस के तहत जो प्राइस फिक्स है फॉर्मुलेशंस के लिए वो प्रेस्क्राइब्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं सीलिंग प्राइस। हाउ मच अ पोस्ट टैक्स रिटर्न और नेटवर्थ विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट while fixing the sale price of bulk drugs 14%। कितना पोस्ट टैक्स रिटर्न और नेटवर्क पे आता है वो फिक्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जब वो फिक्स करते हैं सेल प्राइस बल्क ड्रग का 14%, कितना पोस्ट टैक्स रिटर्न नेटवर्क पे आता है जब वो फिक्स करते हैं, जो फिक्स किया जाता है सेल प्राइस बल्क ड्रग का सेल प्राइस जब फिक्स किया जाता है तो कितना पोस्ट टैक्स रिटर्न आता है नेटवर्क पे? 14%। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को एक्सरसाइज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में। DPCO को एक्सरसाइज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में। द फॉलोइंग आर ट्रू और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA एक्सेप्ट इट इज स्टेचरी बॉडी। द फॉलोइंग ट्रू क्या है इसमें? NPPA में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के लिए ट्रू क्या है? ट्रू ये है कि ये फंड कर सकता है स्टडीज़ रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ ड्रग। अगर ड्रग की प्राइसिंग के रिगार्डिंग जो स्टडी है उसे फंड कर सकता है। इट मॉनिटर्स ड्रग शॉर्टेज एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रेक्टिफाई इट। ये मॉनिटर करता है ड्रग की शॉर्टेज को और ये अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है उसे रेक्टिफाई करने के लिए। इट कलेक्ट्स एंड मेंटेन्स डाटा रिगार्डिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ड्रग। ये कलेक्ट करता है और मेंटेन करता है डाटा, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके ड्रग्स का। चूज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ द फॉर्मुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, करेक्ट फार्मूला बताओ रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने का, फॉर्मुलेशंस के रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो इसके है रिटेल प्राइस बराबर आर पी बराबर क्या है? MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC। MC CC PM PC को प्लस करो, इंटू करो 1 प्लस मेप अपॉन 100 के ब्रैकेट में है प्लस ED। ठीक है, RP लिखो फिर ब्रैकेट में MC CC PM PC।
ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में लो 1 प्लस मेप अपॉन 100, फिर उसे ब्रैकेट में डालो इंटू प्लस ई डी करो, मल्टीप्लाई पहले फिर बाद में प्लस है आर पी, फिर ब्रैकेट में एम सी 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 पी एम पी सी, ठीक है। इसको प्लस करना है, इंटू करना है ब्रैकेट पर 1 प्लस मेप अपॉन 100, फिर इसको ब्रैकेट बंद करो प्लस ई डी, ठीक। ये रिटेल प्राइस का जो फॉर्मुलेशन है उसके रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर विच फॉर्म्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अलाउज फॉर एप्लीकेशन ऑफ फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ अ शेड्यूल बल्क ड्रग। फॉर्म वन अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955 के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, जो अलाउ करता है एप्लीकेशन को कि वो फिक्स एप्लीकेशन ऑफ फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ प्राइस, जो कि अलाउ करता है एप्लीकेशन फिक्सेशन की एप्लीकेशन या रिवीजन प्राइस के रिवीजन के शेड्यूल बल्क ड्रग और शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स का। फॉर्म 1 अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और अलाउ करता है एप्लीकेशन फिक्सेशन की और रिवाइज करने की प्राइस के रिवीजन की शेड्यूल बल्क ड्रग्स। तो फॉर्म वन जो शेड्यूल बल्क ड्रग की एप्लीकेशन वो रिवाइज करता है प्राइस को और फिक्स करता है, तो ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। एज पर डी पी सी ओ every manufacturer shall submit yearly information on turnover and and all categories of the sales and expense in form 6 as per DPCO के अकॉर्डिंग एवरी मैन्युफैक्चरर को प्रत्येक मैन्युफैक्चरर को सबमिट करना चाहिए ईयरली इंफॉर्मेशन टर्नओवर के ऊपर और ऑल एलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस है फॉर्म 6 में। एज पर DPCO एवरी मैन्युफैक्चरर को सबमिट करना चाहिए ईयरली इंफॉर्मेशन टर्नओवर पे और साथ में एलोकेशन सेल्स की और एक्सपेंसेस की फॉर्म 6 में करना चाहिए। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म सेकंड ऑफ DPCO, क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है फॉर्म सेकंड ऑफ DPCO में, तो वो होती है रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन कि प्राइस का रिवीजन शेड्यूल फॉर्मुलेशन प्राइस का रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन के प्राइस का रिवीजन, ये इंफॉर्मेशन दी जाती है फॉर्म सेकंड ऑफ DPCO में। इन द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशन फिक्सिंग ऑफ प्राइस शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द लैंडेड कॉस्ट, ठीक है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में जो इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशन फिक्सिंग ऑफ प्राइस, इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशंस में जो प्राइस की फिक्सिंग है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लैंडेड कॉस्ट की। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में जो इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशंस है वो फॉर्मुलेशंस जो है फिक्सिंग ऑफ प्राइस, इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशन है प्राइस के फिक्सिंग पे, वो 50% से ज़्यादा नहीं होती लैंडेड कॉस्ट पे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द ड्रग्स इन द शेड्यूल फॉर्मुलेशंस आर फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन दिस फार्मूला। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बराबर क्या होता है सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्स एज एप्लीकेबल। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बराबर क्या होता है सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्स एज एप्लीकेबल। मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द ड्रग किसी भी शेड्यूल फॉर्मुलेशंस में वो फिक्स की गई है मैन्युफैक्चरर इस फार्मूला। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस ऑन एप्लीकेबल। प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन सोल्ड टू रिटेलर टू इन केस ऑफ शेड्यूल ड्रग एज पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर शुड बी रिटेल प्राइस माइनस 16%। जो प्राइस होता है फॉर्मुलेशंस का जो सोल्ड होता है रिटेलर को इन केस ऑफ शेड्यूल ड्रग एज पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर शुड बी रिटेल प्राइस माइनस 16%। जो प्राइस है फॉर्मुलेशंस का जो कि सोल्ड किया जाता है रिटेलर को इन केस ऑफ शेड्यूल ड्रग एज पर ड्रग ऑर्डर शुड बी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये होना चाहिए रिटेल प्राइस माइनस 16%। प्राइस जो फॉर्मुलेशन का जो कि बेची जाती है रिटेलर को इन केस ऑफ शेड्यूल ड्रग एज पर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसे होना चाहिए रिटेल प्राइस माइनस 16%। पॉइजनस एक्ट एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। पॉइजनस एक्ट और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। द पॉइजनस एक्ट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया बट इट नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है।
तो पॉइजनस एक्ट है वो एक्सटेंड करता है पूरे इंडिया में, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है कहाँ पे, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो एक्ट पॉइजनस एक्ट है जो एक्सटेंड करता है वो इंडिया पे, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होता कहाँ पे, जम्मू कश्मीर पे। ठीक है, और सब्सटेंसेस डीम टू बी पॉइजनस एज कैटेगराइज इन द पॉइजन एक्ट 1919। लिस्ट बी लिस्ट बी क्या है, कार्बोलिक एसिड। एज सब्सटेंस डीम ए सब्सटेंस डीम टू बी पॉइजनस एज कैटेगराइज इन द पॉइजन एक्ट 1919। लिस्ट बी क्या है, कार्बोलिक एसिड। सब्सटेंस जो डीम किया गया है पॉइजनस है, सब्सटेंस से डीम किया गया है पॉइजनस है, उसे कैटेगराइज किया गया पॉइजनस एक्ट 1919 में। लिस्ट बी में कार्बोलिक एसिड सब्सटेंस से पॉइजनस बताया गया, उसे पॉइजनस एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग लिस्ट बी में जो है उसे पॉइजनस बताया गया है। कार्बोलिक एसिड एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास इन 1971 ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर द अबॉर्शन ऑफ टर्मिनली इल फीटस वॉज अलाउड अप टू 12 वीक्स प्रेगनेंसी। ठीक है, एज पर मेडिकल टर्मिनेटी एक्ट जैसे कि एमटीपी एक्ट पास हुआ था 1971 में ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, एक डॉक्टर की एडवाइस पर जो अबॉर्शन हो टर्मिनली इल फीटस की उसे अलाउ है कब तक, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो एम टी पी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग अगर एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है टर्मिनेशन के लिए इल फीटस के, तो 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी पे कर सकता है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी इफ इट डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स और एक्सीड्स 12 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स। ठीक है, एक आरएमपी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी अगर वो एक्सीड ना करे 12 हफ्ते या 12 हफ्ते से ज़्यादा, लेकिन 20 हफ्ते से कम रहे। पॉइजनस एक्ट वॉज पास्ड ऑन 3 सितंबर 1919। पॉइजनस एक्ट को पास किया गया था 3 सितंबर 1919 को। ठीक है, पॉइजनस एक्ट को पास किया गया था 3 सितंबर 1919 को। अनलॉफुल सेल ऑफ एनी पॉइजन इन इंडिया इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन ऑफ 500 रुपीज़ और बोथ। ठीक है, अनलॉफुल अगर आप सेल कर रहे हो किसी भी पॉइज़न को, अनलॉफुल आप सेल कर रहे हो किसी भी पॉइज़न को इंडिया में, वो पनिशेबल है। इसमें कम से कम या तो 3 महीने की सज़ा है या फाइन है, या फाइन है 500 रुपये का। ठीक है, अगर आप कोई भी पॉइज़न को सेल कर रहे हो तो पॉइज़न ये में 3 महीने की सज़ा है या फाइन है 500 रुपये का, या दोनों भी हो सकता है। Who among the following is not a power to issue search warrants? Any poisons is possessed or sold in the contravention of this act. Who among the following is not a power? इसमें से किसके पास पावर नहीं है इशू करने का सर्च वारंट, किसी एनी पॉइजन इज पोसेस्ड और सोल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। अगर इस एक्ट को तोड़ने के ऊपर किसी को भी पॉइजन जो है वो बेचा जा रहा है। ठीक है, सो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर, इसमें से कौन सा जो है वो पावर, इसमें पावर नहीं है कि वारंट को इशू करने का। अगर कोई भी जो पॉइज़न है उसे बेचा जा रहा है और एक्ट को तोड़ा जा रहा है तो ड्रग कंट्रोलर के पास पावर है कि वो वारंट को इशू कर सकता है अगर कोई भी वो पॉइज़न बेच रहा है या उसको पॉइज़न वाले एक्ट को तोड़ रहा है। When the length of the pregnancy exceeds from 12 to 20 weeks, RMP may terminate such pregnancy. अगर उसमें 2 RMP चाहिए होंगे, अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 हफ्ते के ज़्यादा 20 हफ्ते से ज़्यादा एक्सटेंड कर गई है तो कम से कम 2 RMP चाहिए होंगे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए। प्लेसेस अप्रूव्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मे बी इंस्पेक्टेड बाय CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर। जो प्लेसेस हैं जो अप्रूव किए गए हैं प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए उन्हें इंस्पेक्ट किया जाता है CMO के द्वारा। What is the quantum of punishment? What is the quantum of punishment provided under the medical termination? Under the Medical Termination of Pregnancy Act. Medical Termination of Pregnancy Act is the termination of pregnancy is done by the person who is not a registered medical practitioner. ठीक है, क्या पनिशमेंट दी जाएगी अंडर MTP एक्ट के अंतर्गत अगर कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहा है और वो RMP नहीं है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है लेकिन वो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं, तो उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो कि 2 साल से कम नहीं हो, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। ठीक है, 2 साल तक की जेल जो कि 7 साल तक भी बढ़ सकती है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट एंड पेटेंट एक्ट्स एंड रूल्स एंड हैचबैक्समैन एक्ट। ठीक है,
प्रिवेंशन करना है क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी का प्रिवेंशन एनिमल एक्ट पे, क्रूएल्टी का प्रिवेंशन एनिमल एक्ट पे और पेटेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट एंड पेटेंट एक्ट और टूल्स और हैचमैन वैक्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, इसे इनैक्टेड किया गया था 1960 में, क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट वो इसे इनैक्ट किया गया था 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट को प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट को इनैक्ट किया गया था 1960 में। Procedures for the breeding, stocking, and experimentation of animals are included under CPC, CPC, ठीक है। जो प्रोसीजर्स है ब्रीडिंग का, स्टॉकिंग का और एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स का, उसे इंक्लूड किया जाता है CPC में, CPC के संबंध में, ठीक है। जो प्रोसीजर है ब्रीडिंग, स्टॉकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल का, ब्रीडिंग, स्टॉकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल का जो प्रोसेस है ब्रीडिंग, स्टॉकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल के ब्रीडिंग, स्टॉकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन का जो प्रोसेस है जो प्रोसीजर है उसे इंक्लूड किया जाता है CPC और C के अंदर, ठीक है। इन द ईयर इंडिया साइन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। ये 1994 में इंडिया ने साइन किया गया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, 1994 में इंडिया ने साइन किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसमें इंक्लूड होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 1994 में इंडिया ने साइन किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसमें इंक्लूड होता है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Patent Office has branch office with territorial jurisdiction on a zone basis in India as Mumbai branch office with the jurisdiction on the state of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Goa, Diu and Chhattisgarh, ठीक है। मुंबई ब्रांच एज पेटेंट ऑफिस हैज़ ब्रांच ऑफिस, पेटेंट ऑफिस का ब्रांच ऑफिस है विद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेटेंट ऑफिस का ब्रांच ऑफिस है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ जोनल बेसिस पे इंडिया में। तो वो कैसे है, मुंबई ब्रांच ऑफिस विद जुरिस्डिक्शन, मुंबई ब्रांच ऑफिस का जुरिस्डिक्शन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश पे, दादरा और नगर हवेली और गोवा, दीव, छत्तीसगढ़ पे, ठीक है। एज पर द चेंजेस मेड इन द Hatch-Waxman Act, how many months stay will be permitted in case of those patents listed in the Orange Book? 30 महीना। एज पर द चेंज मेड इन द Hatch-Waxman Act, जो भी जो चेंज किया गया Hatch-Waxman Act में, कितने महीने तक स्टे परमिटेड है इन केस ऑफ दो जिसमें पेटेंट लिस्टेड है ऑरेंज बुक में, तो 30 महीना। एज पर द चेंजेस मेड इन द Hatch-Waxman Act, जो चेंज किए गए Hatch-Waxman Act में कितने महीने का स्टे परमिटेड है कि जो दो पेटेंट लिस्टेड इन ऑरेंज, तो कितने महीने का जो स्टे है वो परमिटेड है एज पर दोज पेटेंट और ऑरेंज बुक, 30 महीने का, 30 महीने, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल, SPCA, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्टेब्लिश करने की सोसाइटी को, ताकि प्रिवेंशन हो सके क्रूएल्टी टू एनिमल, किसकी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करने की सोसाइटी को जो कि प्रिवेंशन हो क्रूएल्टी टू एनिमल, SPCA, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, CPCA हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन नई दिल्ली, ठीक है। जो कमिटी है पर्पस के लिए, टू पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, CPCA हेड ऑफिस सिचुएटेड इन नई दिल्ली, कमेटी जो है पर्पस के लिए कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ठीक है। एनिमल के ऊपर जो कंट्रोल
कंट्रोल और सुपरविजन का एक्सपेरिमेंट है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? नई दिल्ली में। पेटेंट रूल 2003 केम इनटू फोर्स ऑन 20 मई 2003, 20 मई 2003। जो पेटेंट रूल है 2003 का वो फोर्स में आया, 20 मई 2003 को। पेटेंट रूल 2003 का वो फोर्स में आया 20 मई 2003 को। द कंपल्सरी लाइसेंस विल बी ग्रांटेड बाय कंट्रोलर। जो कंपल्सरी लाइसेंस है उसे ग्रांट किया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा, जो कि अप्लाइड करता है फॉर लाइसेंस ऑफ पेटेंट टू द पर्सन इंटरेस्टेड। ठीक है, कंपल्सरी लाइसेंस को ग्रांट किया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा, जो कि अप्लाई करेगा लाइसेंस ऑफ पेटेंट का लाइसेंस जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसके लिए पेटेंट का लाइसेंस अप्लाई करेगा कंट्रोलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेटेंट एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो पेटेंट है इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग? न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट, नया फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट जो होता है वो पेटेंटेबल होता है एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट। एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट नया फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट जो पेटेंटेबल होता है, पेटेंट कराने योग्य होता है नया फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट। नया फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट जो होता है वो इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पेटेंट कराने योग्य होता है। टर्म ऑफ पेटेंट अंडर द पेटेंट एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, टर्म ऑफ पेटेंट अंडर द पेटेंट एक्ट। ठीक है, पेटेंट का टर्म अंडर द पेटेंट एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट इज़ 20 ईयर। वो क्या होता है? 20 साल। ठीक है, टर्म ऑफ पेटेंट अंडर द पेटेंट एक्ट। पेटेंट की टर्म अंडर द पेटेंट एक्ट, पेटेंट की टर्म अंडर द पेटेंट एक्ट द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट इज़ 20 ईयर्स। टर्म ऑफ द पेटेंट अंडर द पेटेंट एक्ट कितने साल का होगा अंडर पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग? जो पेटेंट का टर्म होगा द फाइलिंग के टाइम से एप्लीकेशन द पेटेंट इज़ 20 साल। डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट इज़, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जो पेटेंट का टाइम पीरियड होता है 20 साल होता है। हैच-वैक्समैन एक्ट फ्रेमवर्क्स इंक्लूड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ जेनेरिक फार्मास्यूटिकल अप्रूवल्स। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल अप्रूवल्स को स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, जो प्रोसेस जो है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल अप्रूवल्स के उसके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल अप्रूवल्स के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। थर्ड अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट वाज अमेंडेड ऑन 4 अप्रैल 2005। जो तीसरा अमेंडमेंट था पेटेंट एक्ट पे वो इफ़ेक्ट में आया था, वाज अमेंडेड ऑन 4 अप्रैल 2005। तीसरा जो अमेंडमेंट था पेटेंट एक्ट पे वो इफ़ेक्ट में आया था। तीसरा अमेंडमेंट जो था पेटेंट एक्ट पे वो इफ़ेक्ट में आया था कब? 4 अप्रैल 2005 में। तीसरा जो अमेंडमेंट है पेटेंट एक्ट पे, तीसरा जो अमेंडमेंट है पेटेंट एक्ट पे वो इफ़ेक्ट में आया था 4 अप्रैल 2005 में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1। कितने टाइप के कंपल्सरी लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाता है अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1? कितने टाइप के कंपल्सरी लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाता है? कितने टाइप के कंपल्सरी लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाता है अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट? 1। कितने टाइप के कंपल्सरी लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाता है अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1? 1। कितने टाइप के कंपल्सरी लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाता है अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट? एक तरीके के कंपल्सरी लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाता है अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट। हैच-वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू जेनेरिक ड्रग। हैच-वैक्समैन एक्ट किससे रिलेटेड है? जेनेरिक ड्रग से रिलेटेड है। हैच-वैक्समैन एक्ट जो है जो जेनेरिक मेडिसिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ एंड इंसेक्टिसाइड्स एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है और फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है, ठीक है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग क्या सही है? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग क्या सही है, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट 1948। थैंक यू।